की बात करते हैं। दरअसल किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच काफी देर तक बातचीत चली, लेकिन जो बातचीत थी वो बेनतीजा साबित रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में अहम बैठक हो रही थी। बैठक में कोई समाधान नहीं निकला है। अब 3 दिसंबर को बैठक होगी। अपनी मांगों पर दरअसल किसान संगठन अड़े रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल बैठक में मौजूद थे। कन्विंस करने की कोशिश किसानों को की गई थी, लेकिन अपनी कोशिशों में नाकाम साबित रहे हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं किसान संगठन और अपनी इस मांग पर लगातार वो डटे हुए, अड़े हुए। बैठक के बाद किसान नेता का कहना है कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर आज किसान प्रदर्शन का 6वां दिन था और अब ये मान लीजिए ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहने वाला है। इस बात का ऐलान खुद किसान नेता ने कर दिया है। साथ ही 3 दिसंबर को अब जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण हो सकती है और देखना होगा उसमें क्या वाकई बीच का जो एक रास्ता है उसे निकालने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी और कितनी कामयाब होगी। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, सब यही सोच रहे थे कि आखिरकार फैसला क्या होगा, फैसला आएगा नहीं आएगा, बेनतीजा साबित रही, वजह क्या निकाले? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो गतिरोध था वो अभी भी बरकरार है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से किसान संगठनों के साथ लगातार जो है सरकार ने बातचीत करके कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया और साफ तौर पर कहा कि 4-5 किसानों के आप नाम दीजिए जिन्हें हम अपनी कमेटी में शामिल किया जा सके। इस कमेटी में सरकार के प्रतिनिधि और कृषि के एक्सपर्ट भी शामिल हैं। उन्हें सबको शामिल करके हम जो है पूरी तरीके से कमेटी बनाएं और उसके बाद वो कमेटी डिसाइड करेगी कि आखिर जो कृषि बिल है इसमें क्या कुछ बदलाव की जरूरत है या फिर बदलाव की जरूरत है भी या नहीं। ये एक सबसे बड़ी बात थी जो इस पूरी बैठक के सामने आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अगली जो बैठक है वो 3 दिसंबर को अगली बातचीत होगी। अब उन्होंने कृषि मंत्री ने भी इस समय किसानों से अपील किया है कि वो प्रदर्शन रोके और हमसे लगातार बातचीत करें। यह निर्णय किसान संगठन और किसान नेताओं पर निर्भर करता है कि आखिर जो है किसान संगठन क्या करते हैं। लेकिन कृषि मंत्री ने लगातार इस बात की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो बातचीत हुई है वो अच्छी बैठक हुई है और हम 3 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत करेंगे। जी ब्रजेश, हमें जरा बताइए, जो कि बैठक लगभग 3 घंटे से ज्यादा चली है, किसानों की तरफ से क्या कहा गया और उस पर सरकार की तरफ से क्या कोशिशें रही? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की तरफ से एक बात कही गई है कि हमारा आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा और हम सरकार से कुछ ना कुछ लेकर के रहेंगे, या फिर चाहे समाधान मिले या फिर हमें गोली मिले, लेकिन हम सरकार के साथ चर्चा के कोई रास्ते बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार के साथ हम चर्चा करेंगे और दोबारा फिर चर्चा के लिए आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोई भी नतीजा नहीं निकल सका है। 3 दिसंबर को अगले चरण की बातचीत फिर होगी और तब तक हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात है, एक तरफ कृषि मंत्री की अपील कि प्रदर्शन रोके और बातचीत जारी है, दूसरी तरफ किसान संगठनों का कहना है कि हम प्रदर्शन जारी रखेंगे और सरकार के साथ बातचीत भी जारी रखेंगे। ठीक है, यानी एक दिन बाद फिर से बैठक होनी है और अब देखना होगा क्या इसमें वाकई समाधान निकल पाएगा या नहीं। चूंकि एक तरफ किसान भी अपनी दलीलों को सही ठहरा रहे हैं, सरकार भी अपनी दलीलों को सही ठहरा रही है, तो फिर हल कैसे निकलेगा अपने आप में बड़ा सवाल है। शुक्रिया ब्रजेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात कोविड-19 की करते हैं। कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। रैन बसेरों में कोविड-19 से बचाव के लिए प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो, मुख्यमंत्री का सीधा आदेश। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि कोई खुले में ना सोए। पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि कोई खुले में ना सोए। इसके साथ ही योजनाओं को समय से पूर्ण करने के लिए मॉनिटरिंग भी की जाए। तो रैन बसेरों को लेकर
महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन किया जाए। आपको बता दें कि रैन बसेरे की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाती है सर्दियों के मौसम में, और ऐसे में कोविड-19 जो है बड़ी चुनौतियों सरकार के सामने, प्रशासन के सामने लेकर आया है। और इसीलिए मुख्यमंत्री निर्देश देते हुए पुलिस अधिकारियों को कि देखिए जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करें, और पालन हो रहा है या नहीं इसको लेकर मॉनिटरिंग भी करना जरूरी है। कोविड-19 से बचाव के लिए प्रबंध करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जाहिर तौर पर रैन बसेरे में जरूरी ये है कि कितने भी लोग आए, लेकिन उनके लिए जरूरी ये है कोविड-19 के नियमों का पालन हो, और यही बात कहते हुए मुख्यमंत्री। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो रैन बसेरे हैं, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे जैसे जाड़ा करीब आ रहा है, जाड़े की शुरुआत हो गई है, तो जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, वो रुक करते हैं रैन बसेरों का। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जितने भी रैन बसेरे हैं उसमें प्रॉपर व्यवस्था हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जो भी वहां पे रुकने लोग आएंगे। इसके अलावा कोविड का उनका प्रॉपर जांच हो, समय समय पर सैनिटाइज की व्यवस्था हो, सभी डीएम और मंडलायुक्त ने निर्देश जारी किए हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सीरियस हैं, इसको लेके काफी गंभीर हैं। जिस तरह से रैन बसेरों में लोग रुकते हैं और तमाम तरह की शिकायतें आती हैं, कभी अलाव ना चलने की या अन्य प्रकार की, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को। जी शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अयोध्या से अगली खबर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की है। रेवा घाट से सोहावल मार्ग पर निर्माणाधीन कार्य चल रहा है और 2 करोड़ 35 लाख की धनराशि से यह मार्ग का निर्माण होना है। कर्मचारियों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिए गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर इस बारे में खुद ये जानकारी दी है। तो निर्माणाधीन कार्य उत्तर प्रदेश में जो भी चल रहे हैं उनकी समीक्षा आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की, और साथ ही खास तौर पर रेवा घाट से सोहावल मार्ग पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि काम कर्मचारी जल्द से जल्द पूरा करें। जो डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन के अंदर रहकर काम पूरा किया जाए। लखनऊ से अगली खबर है। नगर निकायों में कई पद खत्म करने की तैयारी चल रही है। नगर निकायों से कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा गया है और निकायों में न्यूनतम पद रखने के लिए मानक तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। मानक समिति विचार करने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। तो काफी महत्वपूर्ण खबर, नगर निकायों में कई पद खत्म करने की तैयारी सरकार कर रही है। इसके लिए निकायों से कर्मचारियों का ब्यौरा मांग लिया गया है और जाहिर तौर पर अब काफी महत्वपूर्ण देखना होगा कि कौन से वो पद हैं जिनको खत्म सरकार की तरफ से किया जाएगा। निकायों में न्यूनतम पद रखने के लिए मानक तैयार करने की शुरुआत हो रही है। मानक समिति विचार करने के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। ग्रेटर नोएडा से खबर है जहां पर NHAI लोगों के लिए आफत बन गया है। NHAI ने ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया। ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिपियाना बुजुर्ग के गांव का पूरा मामला, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है और इस बीच ग्रामीणों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। ऐसे में ग्रामीणों को काफी दिक्कतें आवाजाही में हो रही है। ललित पंडित हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ललित पंडित, जाहिर तौर पर अब कैसे जाएंगे गांव वाले, कोई विकल्प भी छोड़ा है NHAI ने? जी बिल्कुल, जिस तरह से जैसे ही गांव वालों ने प्रदर्शन शुरू किया उसकी वक्त NHAI को भी की जानकारी दी गई थी। NHAI की टीम के द्वारा गाँव में मौके पर पहुंच करके ग्रामीणों से पहले बातचीत का प्रयास किया गया और उसके बाद जो उनका रास्ता रोका था उस रास्ते के लिए ओपन कर दिया है। प्लस साथ में उनको ऑप्शन दिया है कि जो एक सर्विस 200 मीटर अगले 5 दिनों के अंदर वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो जैसे ही इस रोड को बंद किया जाएगा तो ग्रामीणों के लिए निकास के लिए एक रोड का निर्माण, सर्विस रोड का निर्माण NHAI के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद ही इस रोड को बंद किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इस खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके तुरंत बाद NHAI के अधिकारियों में खलबली मच गई और इस पर जो ग्रामीणों की समस्या थी उस सुना गया और सुनने के बाद में उसको रिजॉल्व कराया गया। जी शुक्रिया ललित पंडित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
उन्नाव से अगली खबर है, जहां पर 2 से ज्यादा शस्त्र रखना अब लोगों के लिए महंगा पड़ सकता है। शस्त्र धारकों को डीएम रविंद्र कुमार का निर्देश है, 2 से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र रखने पर कार्रवाई होगी। आदेश से शस्त्र लाइसेंस धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। 12 दिसंबर तक लाइसेंस की किताब और हथियार जमा करना होगा। उन्नाव में कई लोगों के पास, आपको बता दें कि 2 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार हैं। रसूखदारों के पास तो लाइसेंसी हथियारों का जखीरा है। प्रेस नोट जारी किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, जिसमें ये अहम जानकारी लोगों को दी गई है। निशानाथ पांडे हमारे संवाददाता उन्नाव से जुड़ गए हैं। निशानाथ, जाहिर तौर पर ऐसे कई रसूखदार हैं जिनके पास 2 से ज्यादा शस्त्र हैं, तो उनके लिए तो मुसीबत हो गई। जी बिल्कुल, मुसीबत हो गई। 2 से अधिक शस्त्र रखने वाले लाइसेंस धारकों को अपना एक लाइसेंस जमा करने के साथ साथ लाइसेंस सरेंडर करना होगा जी। ऐसा न करने वाले के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। जी मैम। इसके पीछे कोई खास वजह प्रशासन की तरफ से बताई गई है? जी मैम, जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने इसके लिए 12 दिसंबर की समय सीमा तय की है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा शस्त्र अधिनियम में बदलाव किए गए हैं। जी, क्या हम निशा से इस तौर पर देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था को बेहतर किया जाए और इसीलिए इस तरीके का बदलाव किया गया कि भाई एक शस्त्र ही लाइसेंसी शस्त्र रह सकता है किसी भी व्यक्ति के पास? जी मैम। शुक्रिया निशा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा से अगली खबर है, कंपनी वर्कर ने जमकर हंगामा काटा। सेक्टर 63 के D201 में कंपनी वर्कर ने हंगामा किया। कंपनी प्रबंधक पर वर्करों को पीटने का आरोप है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वर्करों को समझाया बुझाया है, शांत कराया है। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से। इसने ओवर टाइम के लिए बोला, प्यार से बोला सर कितने दिन हो गए, 1 साल हो गए सर, ओवर टाइम नहीं लग रहा है सर। हमारे बच्चे भूखे कैसे कमाएंगे? हमारे घर में प्रॉब्लम है। तो बंदे ने ये बोला ओवर टाइम अभी नहीं लगेगा। तो बंदे के साथ मैं काम नहीं करूँगा, मैं मशीन रोक लूँगा अपना, मैं काम नहीं करूँगा। तो बंदे की मशीन की क्लिक हटा दिया, धमकी दे दी निकल जाए यहाँ से तेजी। और मारने के लिए उसने धक्का दिया। इसके भी चोट मारी, मेरे भी चोट लगी, धक्का मारते मैं भी इसके नाम बोल दे काफी लोगों की। किन लोगों ने मारा है आपको? एक महाजन है सर, एक विजेंद्र है जो बोनसा रहता है। ये मेरा बंदा। रोटी चलेगी या नहीं चलेगी, तो इसी बात पे वो मारपीट करने लगा उसको। अच्छा, उसके कटर घुसेड़ दिया यहाँ पे, उसकी आँख हो गया तो इसका अब क्या हालत है उसकी? हालत तो सर गंभीर है अभी। अच्छा, हाँ सर, हाथ कटा हुआ है, एक का हाथ कटा हुआ है, उसका आँख बच गया भाई। आप क्या मांगे हैं आपकी यहाँ पे? मांगे है कि सर रोटी बढ़ा दी जाए और संडे डबल दिया जाए। कार्ड चेंज ना हो, कार्ड चेंज ना हो। निशांत शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। निशांत, मामला क्या है जरा बताइए, क्यों हंगामा हुआ इतना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है जो कर्मचारियों का आरोप है कि कर्मचारी जो प्रबंधक है कंपनी के और उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके साथ उन्होंने मारपीट करते हैं और उसके बाद बदसलूकी करते हैं, जिसको लेकर आज सैकड़ों कर्मचारियों ने कंपनी का घेराव किया, प्रदर्शन किया और जमकर कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। जी, क्या इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है निशांत? देखिए, मौके पर पुलिस थाना फेज 3 पुलिस पहुंची है और पुलिस ने पूरी तरह से उनको शांत कराया, लेकिन कर्मचारियों का साफ तौर पर आरोप है कि लगातार उनके साथ अत्याचार करते हैं, कंपनी के प्रबंधक अत्याचार करते हैं और लगातार गालियां और बदसलूकी करते हैं, उसके बाद मारपीट करते हैं। इनके साथ में सिक्योरिटी गार्ड और जो कंपनी के कुछ दबंग लोग हैं वो भी शामिल रहते हैं और सही उसी को लेकर कंपनी के प्रबंधक पर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा पुलिस ने पूरे मामले को देखते हुए कर्मचारियों को शांत कराया और प्रदर्शन को रुकवाने के बाद पूरी तरह से दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको कन्नौज ले चलते हैं, जहां पर एमएलसी चुनाव में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। फर्जी वोट डालने गई महिला को पकड़ा गया। मामला संज्ञान में आते ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सोरिक विकास खंड के बूथ संख्या 2 का ये मामला है। एमएलसी चुनाव में फर्जी वोटिंग का मामला, फर्जी वोट डालते हुए एक महिला को पकड़ा गया है। जैसे ही मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया, तुरंत
बूथ पर पहुंचे। सोरिक विकास खंड के बूथ संख्या 2 का ये मामला, जहां पर फर्जी वोटिंग करती हुई एक महिला को पकड़ा गया है। जो एमएलसी का स्नातक और शिक्षक की मतदान की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पर हम सोरिक में जो केंद्र है इस पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर 3 बूथ बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी मतदाता हैं, जो वैध मतदाता हैं वो आ रहे हैं और जिनके सही जो आईडी अपने दिखाने के बाद और अपनी जो भी मतदाता क्रमांक सूची में जिनका नाम है उनको विधिवत तरीके से उनको वोट डलवाया जा रहा है। वो पर्याप्त यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। सर, एक महिला फर्जी मतदान करते पकड़ी गई, पूरा मामला क्या है? अभी जस्ट यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं क्योंकि हमने भी सभी 3 बूथों पर जो भी मतदाता थे उनकी आईडी चेक करी गई है रैंडम तरीके से। और हरदोई के माधोगंज में घंटों जाम लगा रहा और इस वजह से वहां तमाम यात्री परेशान रहे, वाहन फंसे रहे। पुलिस को कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार जाम खुलवाने में कामयाब पुलिस रही है। घंटों जाम में यात्री वहां फंसे रहे, वाहन दरअसल वहां पर बीच में ही फंस गए थे और कड़ी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी, तब जाकर ये जाम खुला। फतेहपुर में प्रेम प्रसंग के चलते देवर भाभी ने आत्महत्या कर ली है। दरअसल दोनों ने एक साथ जो फांसी लगाकर जान दी, उसके पीछे बताया जा रहा है कि परिवार के लोग आपत्ति कर रहे थे और इस वजह से ये कदम दोनों की तरफ से उठाया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के ब्राह्मण तारा इलाके का ये पूरा मामला है। बरेली में कार में भीषण आग लग गई। कार में बैठे लोगों के स्थानीय लोगों ने वहां उन लोगों को बचाया और कार में ड्राइवर समेत 5 लोग सवार थे। घटनास्थल पर घंटों बाद पुलिस पहुंची। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की वहां नजर पहुंच गई और करीब 5 लोग जो सवार थे इस कार में उन्हें निकाला गया है सुरक्षित। आप देखिए किस तरीके से आग का गोला ये कार कुछ सेकंड के अंदर ही बन गई। वहीं प्रतापगढ़ में भी आग का तांडव देखने को मिला है। आग से पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई, 3 मवेशी भी जल गए। सूचना के बाद हालात ये है कि पुलिस मौके पर पहुंची ही नहीं। पीड़ित ने पड़ोसी पर आग लगाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पड़ोसी के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है।